कल हमने न्यायिक पुनरावलोकन तक पढ़ लिया था कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के कौन कौन से प्रावधान हैं। तो हमने आपको बताया था कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से वे कानूनों की वैधता की जांच करता है, और कानूनों की वैधता की जांच करता है दो मापदंडों के आधार पर। एक तो संविधान के अनुरूप होने चाहिए कानून, और दूसरा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण ना करें। यदि व्यवस्थापिका या संसद कोई ऐसे कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है जो संविधान के अनुरूप नहीं है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर देती है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। तो भारत में इसके आधार है अनुच्छेद 32। कल ही आपको बताया भारत में कौन कौन से प्रावधान हैं न्यायिक पुनरावलोकन के प्रावधान। सबसे पहले मैंने आपको बताया अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु नागरिक सर्वोच्च न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं और उच्च न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के लेख जारी करते हैं। वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार का पहला प्रावधान ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो प्रावधान है वह मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 13 कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो, जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करे। मौलिक अधिकारों क्या करे? अतिक्रमण करे। दूसरा प्रावधान ये हो गया। तीसरा प्रावधान ये है जो मैंने आपको बताया था कि संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या अनुच्छेद 132 और 228 ये भी मैंने आपको कल बताया था कि संविधान की व्याख्या करता। अनुच्छेद 228 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और अपील करने पर अनुच्छेद 132 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, जिसको अपीलीय क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं, संविधान की व्याख्या करती है। और संविधान की व्याख्या करते हुए ऐसे कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं है उनको न्यायपालिका अवैध घोषित करते हुए संविधान की मौलिकता को बनाए रखती है। इस प्रकार कल हमने मौलिक अधिकारों के आपको न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे न्यायपालिका और संसद के बारे में। हमको विदित है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसलिए संविधान में शक्ति संतुलन का सिद्धांत बनाया गया है कि सरकार के 3 अंग हैं और तीनों के काम अलग अलग हैं, और सरकार का कोई भी अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन कोई सरकार का कोई अंग दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार का कोई भी अंग मन मर्जी कर देता है। मन मर्जी नहीं कर सकता, उसके ऊपर नियंत्रण, संतुलन भी है और नियंत्रण भी लगाया गया है, जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं किताब क्या कहती है। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई है, राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से सावधान को ठेंगा यानी बर्ताव से ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है।
इसी कारण इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ, इनको भी न्यायपालिका में चुनौती दी जाने लगी है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की दिशा की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए, जैसे उसने हवाला मामला, नरसिंह राव का जो यूरिया घोटाला, पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन का घोटाला, अनेक मामलों में सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वे भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे और भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे और अवरोध व संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। अभी आपको तय अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को भी समझाएंगे स्पष्ट। इसमें दे भी रखा है अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, जिसको आपको तो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत बोलते हैं। अवरोध यानी रुकावट, संतुलन का मतलब कि सरकार के तीनों अंगों के कार्य अलग अलग हैं और प्रत्येक अंग अपने अधिकार क्षेत्र में क्या है स्पष्ट है और तीनों की बराबर की शक्तियाँ है कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका व्याख्या करती है कानूनों की। तो संतुलन हुआ है। लेकिन अवरोध मैंने आपको बताया कि सरकार का कोई अंग दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि सरकार का कोई भी अंग अपने अधिकार क्षेत्र में क्या हो जाए, सर्वोच्च हो जाए। अगर वो सर्वोच्च होता है, संविधान को का उल्लंघन करता है, तो सरकार के एक अंग के ऊपर अन्य दोनों अंगों का नियंत्रण लगाया गया है, जिसको हम आगे समझाएंगे उदाहरण के माध्यम से कैसे लगाया है। इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। अर्थ बता रहे हैं अवरोध संतुलन का कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम है कानूनों की व्याख्या करना। ये संविधान ने स्पष्ट कर दिया। तो तीनों अंगों का बराबर का कार्य हुआ, किसी अंग का कार्य कम या ज़्यादा नहीं है, तो ये संतुलन हुआ। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, कार्यपालिका उन्हें लागू करने और न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। उसके बावजूद भी टकराव हो गया है। कैसे हुआ टकराव? कि संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने को संसद की शक्ति पर विवाद हो गया कि संपत्ति पर रोक लगाए संसद ने। तो संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जैसे भूमि सुधार का कानून लागू किया जा सके, लेकिन न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा ही मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। तो इसमें स्पष्ट किया है नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को। तो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत मैंने आपको, नियंत्रण तो अभी आपको बता भी दिया। नियंत्रण का मतलब, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संतुलन की। संतुलन में आपको पता है कि संसद का, सरकार के तीन अंग, तो संसद का काम क्या है? कानून बनाना, कानून निर्माण, ठीक है। दूसरा कार्यपालिका, इसका काम है कानूनों को लागू करना। ठीक है। उसके बाद है तीसरा न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम है कानूनों की व्याख्या करना।
तो तीनों के काम संविधान ने सुनिश्चित कर दिए हैं। संविधान का प्रत्येक अंग अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। जैसे कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च है, कानूनों को लागू करने के क्षेत्र में कार्यपालिका सर्वोच्च है, और कानूनों की व्याख्या करने के क्षेत्र में न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो तीनों काम बराबर का हो, इसको बोलते हैं संतुलन। अब हम बात करते हैं अवरोध या नियंत्रण की। अवरोध, अवरोध का मतलब या जिसको बोलेंगे नियंत्रण। मैंने भी आपको बताया सरकार के प्रत्येक अंग का कार्य सुनिश्चित है, और सरकार का प्रत्येक अंग अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। लेकिन आपको होता है वह संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अगर सरकार का कोई भी अंग, यानी संसद, जैसे इसमें क्या नियंत्रण, जैसे हम संसद की बात करेंगे, संसद को कानून निर्माण का अधिकार दिया गया है, लेकिन संसद के ऊपर रोक क्या लगाई गई है कि संसद मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून नहीं बना सकता। मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून नहीं बना सकता। अगर बनाती है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर देती है। न्यायपालिका क्या कर देती है? इसे कानूनों को निरस्त कर देती है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से। तो संसद के ऊपर नियंत्रण लगाया न्यायपालिका। इसके अलावा और संसद के ऊपर नियंत्रण कैसे लगाया उसको भी देख लेते हैं। ये तो न्यायपालिका ने लगा दिया, ये तो किसने लगाया? न्यायपालिका ने नियंत्रण लगा दिया। ये तो किसने लगा दिया? न्यायपालिका ने नियंत्रण लगा दिया। अब हम बात करेंगे कि संसद के ऊपर कार्यपालिका का भी नियंत्रण है। कैसे? कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। यह भी नियंत्रण हो गया। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका की, बात करेंगे कि कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण क्या है। तो संसद के ऊपर नियंत्रण हो गया। अब है कार्यपालिका के ऊपर। कार्यपालिका यदि कोई ऐसे आदेश देती है जो संविधान के विपरीत हैं या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान के विपरीत है, तो न्यायपालिका उन आदेशों को क्या कर देती है? न्यायपालिका उन आदेशों को क्या कर देती है? आदेशों को निरस्त कर देती है। तो ये कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण हो गया। किसका? न्यायपालिका का। इसके अलावा कार्यपालिका के ऊपर दूसरा नियंत्रण किसका है? संसद का। कैसे? कि संसद महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से किसको हटा देती है? राष्ट्रपति को हटा देती है। राष्ट्रपति को हटा देती है। इसके अलावा हम अब तीसरी बात करेंगे, न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण की बात करेंगे। सबसे पहले नियंत्रण तो यही है कि न्यायपालिका की यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किसकी? न्यायाधीशों की। और आपको ये पता है कि संसद महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीशों को हटा भी सकती है।
महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीशों को हटा सकती। तो इसको बोलेंगे नियंत्रण। तो हमने समझा कि सरकार के तीनों अंगों का काम स्पष्ट है, अलग अलग है, अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, सर्वोच्च हैं, इसलिए इसको बोलते हैं संतुलन। लेकिन सरकार का कोई अंग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हुए भी संविधान के विपरीत काम नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके ऊपर सरकार के एक अंग के ऊपर अन्य दो अंगों का नियंत्रण लगाया गया है। यानी संसद के ऊपर कार्यपालिका और न्यायपालिका का, कार्यपालिका के ऊपर संसद और न्यायपालिका का, और न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका और संसद का नियंत्रण है। इसको बोलते हैं नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। तो ये पार्ट अब क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहला है, न्यायपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें किसी न किसी रूप से राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, विधायिका भी सम्मिलित है वर्तमान समय में, क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनाई गई है उसमें आपको पता है कि प्रधानमंत्री भी होता है और भारत का विधि मंत्री भी होता है, और आपको पता है उसका अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होता है। ये सारे किसको सलाह कर देते हैं, राष्ट्रपति को। तो इसमें लोकायुक्त दे ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, दे। ये नियुक्ति प्रक्रिया में लोकायुक्त सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दे होगा। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार का आशय है। इसमें आएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकहित या संविधान के किसी प्रश्न पर परामर्श मांगना या सलाह मांगना। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 143, उसमें ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है तीसरा, कि वर्तमान समय में लोक हितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन कौन सा है। तो इसका मैंने आपको पहले बताया, जनहित याचिका। कौन सा है, जनहित याचिका। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी, ये सही है। ये किसी भी मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है, ये भी सही है। ये सर्वोच्च न्यायालय की नई पीठ देश में कहीं भी खोल सकता है, ये सही नहीं है। और यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले कर सकता है, ये भी सही है। उसके बाद आगे हम देखेंगे, सरकार के, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सरकार के तीनों अंगों में शक्ति संतुलन के सिद्धांत की व्याख्या का अधिकार किसको है। तो इसमें आएगा न्यायपालिका। इसमें क्या आएगा, न्यायपालिका। शक्ति संतुलन की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। उसके बाद है, संघीय मामलों से जुड़े मुकदमों की सीधी सुनवाई कहाँ होती है, सर्वोच्च न्यायपालिका में होती है। कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट आएगा इसका। न्यायिक सक्रियता को दर्शाने वाली याचिका को क्या कहते हैं। तो इसमें भी आपको बताया था, PIL यानी जनहित याचिका। क्या बोलते हैं, जनहित याचिका। जनहित याचिका, जनहित याचिका बोलते हैं। उसके बाद प्रश्न इम्पोर्टेंट, संविधान की मौलिकता को बनाए रखने हेतु न्यायालय क्या कर सकता है। तो ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उनको निरस्त कर देता है। ऐसे कानून व आदेश जो संविधान के अनुकूल नहीं है उनको क्या, जो संविधान के अनुकूल नहीं है उन्हें क्या कर देता है, निरस्त। उन्हें क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। यह आएगा इसका आंसर। उसके बाद आगे, न्यायिक सक्रियता से क्या आशय, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद को उनके जनहित के कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश देने लगी है।
उसको क्या बोलते हैं, न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। उसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार की ये है कि भारत के समस्त उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अर्थात उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायपालिका को है। इसे बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके बाद तीसरा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मुख्यतः कौन कौन से विषय आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत सरकार और राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद, भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद और राज्यों के मध्य पारस्परिक उत्पन्न होने वाले विवाद। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की सीधी सुनवाई भी यानी आपको पता है सर्वोच्च न्यायपालिका में ही की जाती है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आपको बता दिया, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार, उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। उसके बाद न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सिद्ध कीजिए, ये भी आपको बता दिया। दोबारा से इसको समझा देते हैं कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से, अर्थात जनहित याचिका किसे कहते हैं कि ऐसी याचिकाएं जो पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी स्वयंसेवी संगठन या सामाजिक संगठन के द्वारा जनहित में यानी न्यायपालिका में लगाई जाती है, तो न्यायपालिका उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेती है और आदेश देती है। जनहित याचिकाओं की शुरुआत भारत में 1979 में न्यायमूर्ति PN भगवती के फैसले से हुई और वह फैसला मैंने आपको बताया था कि पुलिस आयोग के सदस्य थे KF रुस्तम जी। जो पुलिस आयोग के सदस्य थे उन्होंने बिहार के भागलपुर जेल में विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में समाचार पत्रों में एक लेख लिखा था और उस लेख को सर्वोच्च न्यायालय की वकील श्रीमती हिंगा रानी ने उठाया था। उसके बाद PN भगवती ने आदेश दिया था कि जिन न्यायाधीशों के खिलाफ, जिन कैदियों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता है उनको तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया जाए, तो उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद से जनहित याचिकाओं की बाढ़ से आ गई। समाचार पत्रों के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी भी सामाजिक संगठन के द्वारा शिकायत की जा सकती है। इसमें पर्यावरण के मुद्दे भी आते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे, अनेक मुद्दे उजागर हुए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश थे। तो जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका एक्टिव हुई और न्यायपालिका कि जो काम नहीं है उन कामों के संदर्भ में भी आपको पता है न्यायपालिका ने एक्शन लिया और न्यायपालिका ने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को उनके जनहित के कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश दिया। इसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका सक्रिय हुई है और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के अनेक मुद्दे, जिसमें आपको बताया नरसिंह राव का यूरिया घोटाला और लालू प्रसाद यादव का आपको बताया कि चारा घोटाला और हवाला घोटाला, पेट्रोल पंपों के अवैध मामलों का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला और बहुत सारे घोटाले सामने आए हैं। तो ये पाठ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।